Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 22nd of September 2021, Wednesday. Inspiration of the day is life is a circle of happiness, sadness, hard times and good times. If you are going through hard times, have faith that good times are on the way. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Borrowing by state governments 11% lower than last year. As per the recent data, states governments are borrowing less from the market, aiming for the fiscal prudence that is suggested by फिनेंस कमीशन. तो कोविड-19 पैंडेमिक में जो फर्स्ट वेव आई थी उस ड्यूरेशन में स्टेट्स को थोड़ा सा लिबरल फाइनेंशियल और या फिस्कल प्रूडेंस के टारगेट दिए थे. क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनका रिवेन्यू अफेक्ट हो रहा है और ऑन द अदर हैंड उनका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया था कि वो मार्केट से बोरोइंग कर सकते हैं फॉर मीटिंग आउट देयर एक्सपेंसेस. बट इस फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस आई थी उस रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग स्टेट्स गवर्नमेंट्स को कम बोरोइंग करनी थी इन ऑर्डर टू अडॉप्ट द फिस्कल प्रूडेंस फॉर अपकमिंग ईयर्स. ऐसा ना हो कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या पैंडेमिक में स्टेट इतनी बोरोइंग कर ले कि आगे आने वाली जो उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं वो अफेक्ट हों इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या पैंडेमिक ईयर्स की बोरोइंग के रीज़न की वजह से. इसीलिए फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करें कि मार्केट से जो उनकी बोरोइंग है वो कम हो जाए इवन एज अ कोविड रिलेटेड इकोनॉमिक डिसलोकेशन स्क्वीज देयर एग्जिस्टिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स. तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को मानते हुए मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं उन्होंने फिस्कल प्रूडेंस या फाइनेंशियल प्रूडेंस अडॉप्ट किया है या हम ये कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करने के लिए इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अपनी बोरोइंग्स जो है मार्केट बोरोइंग्स वो रिड्यूस कर दी हैं. और अभी तक अगर स्टेट्स की मार्केट बोरोइंग देखी जाए तो ये पिछले साल के पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 11% कम है. इवन अगर एक्चुअल डेटा देखा जाए तो इट इज़ 12% लोअर देन what they had planned to borrow according to their calendar year as per the CARE report और as per the CARE rating. और अगर क्वांटम देखा जाए वॉल्यूम देखा जाए तो 25 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी ने अभी तक यानी सितंबर 21 तक अप्रॉक्सीमेटली 2.92 ट्रिलियन का फंड रेस किया है मार्केट से जो कि पिछले साल 3.27 ट्रिलियन था बाई 27 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज. तो इसके अकॉर्डिंग 11% का डिक्रीज देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर बोरोइंग और जो टारगेट प्लान है उसके कंपैरिजन में 12% का कम फंड रेज किया है 12% की कम बोरोइंग करी है स्टेट्स गवर्नमेंट ने मार्केट से. एंड स्टेट दिस ईयर हैज़ बीन लेस इंक्लाइन टू रेज द लॉन्ग टर्म फंड्स वाया मार्केट बोरोइंग एंड add to their liabilities after having borrowed heavily in financial year 21. क्योंकि अगर आपको याद हो रेगुलरली अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा जब फर्स्ट वेव आई थी पैंडेमिक की तो उस वेव में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया था 4% तक की इवन कुछ को तो 5% तक की बोरोइंग करने के लिए भी अलाउ कर दिया था एमिड सर्टेन कंडीशंस. तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट का एस्केप क्लॉज इन्वोक किया था FRBM का एस्केप क्लॉज इन्वोक किया था जिसके तहत स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो 5% तक अपनी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रख सकते हैं. जनरली FRBM के तहत कितना टारगेट होता है? FRBM के तहत अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 3% तक का टारगेट होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% से नीचे रखा जाए. लेकिन लास्ट ईयर पैंडेमिक की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था स्टेट्स को कि वो अपना फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 5% तक रख सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज़ था कि जिस तरह से एक्सपेंडिचर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर स्टेट्स गवर्नमेंट के भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और GST भी फॉल कर रहा था उस समय. दैट इज़ वाई in financial year 20 it was allowed for the state to keep their fiscal deficit target at 5% provided
दे फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए फाइनेंस कमीशन की ये रिकमेंडेशन थी कि स्टेट्स जो हैं वो पैंडेमिक टाइम में इतना ज़्यादा बोरोइंग ना कर लें कि आगे आने वाले टाइम में उन्हें फिजिकल कंसोलिडेशन में, फिजिकल प्रूडेंस में जो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर है उसमें उन्हें प्रॉब्लम हो, उनको अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को चेंज करना पड़े, उनके लिए फ़ंड रेज करना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाए या एक चैलेंज हो जाए। इसी के लिए फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स को डायरेक्ट किया था कि जो फिजिकल डेफिसिट के टारगेट रखे गए हैं, कोशिश करें स्टेट्स गवर्नमेंट की फिजिकल कंसोलिडेशन को अडॉप्ट करें, फिजिकल कंसोलिडेशन पर ध्यान रखें और जो टारगेट सेट किए गए हैं फिजिकल डेफिसिट के, उसी टारगेट के अंदर ही स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग करें। और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या टारगेट रखा है फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के लिए? 4% ऑफ स्टेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फिजिकल डेफिसिट का जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टारगेट रखा है फाइनेंस कमीशन ने फॉर स्टेट्स गवर्नमेंट, दैट इज 4% ऑफ स्टेट जीडीपी। जनरल केसेस में एफआरबीएम के तहत इट इज 3%, बट owing to the pandemic this particular fiscal deficit target has been increased। अगर हम देखें टॉप 5 स्टेट जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा बोरोइंग करी है फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 में, तो दैट इज़ महाराष्ट्र एंड फॉलोड बाई तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पोजीशन में है, तमिलनाडु सेकेंड पोजीशन में, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो दीज आर द 5 स्टेट दैट हैज़ गॉन फॉर ह्यूज बोरोइंग इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज वेल एज फाइनेंशियल ईयर 22। इवन कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं, अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें, उत्तर प्रदेश को देखें, तो इनकी जो बोरोइंग है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और ज़्यादा बढ़ गई है, इवन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। और इसीलिए फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो इस लिमिट में बोरोइंग करें कि आगे आने वाली गवर्नमेंट को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, फिजिकल कंसोलिडेशन में, फाइनेंशियल प्रूडेंस में चैलेंजेस ना फेस करने पड़े। आगे आने वाले प्लान स्कीम्स के लिए ऐसा ना हो कि स्टेट्स के पास पैसा ही ना रह जाए, फंड ही ना रह जाए, और आगे आने वाली गवर्नमेंट्स को पिछली गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ को फुलफिल करने में ही सारा रेवेन्यू चला जाए। तो इसलिए फाइनेंस कमीशन की जो टारगेट लिमिट है फॉर फिजिकल डेफिसिट, दैट इज़ 4% ऑफ स्टेट जीडीपी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 3। ई कॉमर्स रूल्स फेस इंटरनल रिफ्ट, गवर्नमेंट में रीथिंक ड्राफ्ट नॉर्म्स। जब से ई कॉमर्स कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो ड्राफ्ट नॉर्म आया, उसके बाद से इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई। बहुत सारे जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर ई कॉमर्स रूल पॉलिसी और ड्राफ्ट नॉर्म्स इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, इज़ गोइंग टू हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया। और कुछ ऐसे क्लॉज है, कुछ ऐसे रूल्स है जिनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिसेंटमेंट है अमंग द ई कॉमर्स प्लेयर्स। तो कई सारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को रिसीव हुई हैं बिकॉज ऑफ टाइट ड्राफ्ट नॉर्म्स ऑन ई कॉमर्स। और अब तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके बीच में भी डिसेंटमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट बाय रीडर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस is actually describing some proposal or some rules are excessive and without any economic rational। तो गवर्नमेंट का जो प्लान है फिलहाल के लिए ई कॉमर्स कंपनीज को टाइट करने का, उनको रेगुलेट करने का, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसके कुछ रूल्स को, कुछ क्लॉज को एक्सेसिव और विदाउट एनी इकोनॉमिक रैशनल बताया। अमंग मिनिस्ट्रीज भी इस तरह के डिसेंटमेंट जनरेट हो रहे हैं ऑन ई कॉमर्स रूल बुक। और हम भी अपने न्यूज़ एनालिसिस में कई बार नए कुछ ड्राफ्ट नॉर्म्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या ड्राफ्ट नॉर्म्स हैं, और जिसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट नॉर्म डिस्कस किया था जहाँ पर ई कॉमर्स कंपनीज़ को, जो मार्केट प्लेस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं, उनको अलाउ नहीं था कि वो अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सब्सिडरी के प्रोडक्ट्स को अपने ई मार्केट प्लेस में सेल करें, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा इशू जनरेट हुए थे। रिलायंस वॉज एग्री ऑन इट, बट टाटा वॉज हैविंग द इशू विद दिस नॉर्म। इसी तरह से लायबिलिटी को लेकर के बहुत सारे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं जिस पर ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं वो एग्री नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए एक मेमोरेंडम इशू किया है, मेमो इशू किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अदर डिपार्टमेंट्स को कि कुछ ऐसे प्रपोजल्स हैं जिनको एक बार रिकंसीडर किया जा सकता है। एंड द मेमो ऑफर अ रेयर ग्लिम्स ऑफ हाई स्टेक पॉलिसी मेकिंग गवर्निंग अ मार्केट ऑलरेडी फीचरिंग द ग्लोबल रिटेल्स हैवी weights from Amazon to Walmart plus domestic players like Reliance Industries and Tata Group।
एंड एज पर द प्रोजेक्शंस जो ई मार्केट प्लेस है, इट इज़ गोइंग टू बी द $188 बिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग ग्रोथ है इस पर्टिकुलर सेक्टर की। तो ई कॉमर्स कंपनीज का ये कहना है कि अगर इस तरह से रूल्स टाइट किए जाएंगे तो इंडिया में जो ई कॉमर्स की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हॉल्ट होगी। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो ऑब्जेक्शन क्रिएट किए हैं, किन किन क्लॉज पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किए हैं और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंसर्न हैं वो कंसर्न सुने भी जाएंगे या नहीं सुने जाएंगे, क्या वो कंसर्न प्रपोज्ड रूल बुक में चेंज लाएंगे या नहीं लाएंगे, दैट विल स्टिल नॉट वेरी क्लियर। ई कॉमर्स का जो ड्राफ्ट है नॉर्म्स को लेकर के, वो फर्स्ट ड्राफ्ट जून में आया था और फाइनल ड्राफ्ट फर्स्ट ड्राफ्ट जून में आया था, और जिस पर स्टेक होल्डर्स की पॉइंट ऑफ व्यू इनवाइट करी थी गवर्नमेंट ने कि स्टेक होल्डर्स को क्या लगता है, व्हाट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस ड्राफ्ट नॉर्म। तो कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपने ऑब्जेक्शन रेज किए थे। फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी कुछ क्लॉज पर ऑब्जेक्शन आया है, बट वॉचर्स ऑफ द इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट आर्म सेज इट्स complaint won't fall on a deaf ear in the upper echelon of Prime Minister नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो कंसर्न रेज किया है उसको लेकर के। द फाइनेंस मिनिस्ट्री रेजिंग सच कंसर्न वुड लाइकली स्पर अ रीथिंक ऑन द पॉलिसी एज पर द few officials of the government specialized in public policy issues। और हम सबको पता है कि जून में ये ड्राफ्ट आया था और इस ड्राफ्ट के बाद जो ई कॉमर्स कंपनीज थी वो शॉक हो गई थी। कुछ इवन ऐसे रूल्स है जिसमें फ्लश जो सेल्स होती है उसको लिमिट कर दिया गया था, मैक्सिमम केसेस में हम ये कहें उसको बैन कर दिया गया था। मार्केट प्लेस प्रोवाइडर्स की जो लाइबिलिटी को लेकर के जो क्लॉज था, सब्सिडरी को लेकर के जो क्लॉज था, उस पर बहुत ज़्यादा बैक क्लैश गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा था। देयर इज़ नॉट अ येट फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टाइम लाइन फॉर द न्यू रूल्स, बट बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर डिमांडिंग कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द फ्यू इशूज़ दैट आर एक्चुअली रेज्ड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो जून में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया था न्यू ई कॉमर्स रूल, जिसके बाद नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने भी ये कहा था कि इस तरह के जो रूल्स हैं, ड्राफ्ट रूल्स हैं, ये एक मैसेज कम्युनिकेट करते हैं अमंग द इन्वेस्टर अबाउट द अनप्रडिक्टेबिलिटी इन द पॉलिसी मेकिंग। और इंडियन जो लैंड है, इंडिया जो है वो इस पर्टिकुलर अनप्रडिक्टेबिलिटी के लिए, अनसर्टनिटी के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर लॉज एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फेमस है, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होती रहती है इंडिया गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत कभी कभी एकदम से पॉलिसी चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही होती हैं उनको ऑपरेट करने में, बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, चाहे वो इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के हो, चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को लेकर के हो, चाहे वो ई कॉमर्स रूल को लेकर के हो। और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री का क्या रैशनल है इसके पीछे, उनका ये कहना है कि जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जियांट हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, दे आर एक्चुअली मिटिगेटिंग द कंपटीशन फ्रॉम द मार्केट, दे आर ईटिंग द स्मॉल एंड द मीडियम साइज प्लेयर एंड दैट इज़ वाई स्ट्रिक्ट रूल आर मैंडेटरी। अगर हम टाटा की बात करें, टाटा को जो सप्लायर सब्सिडरी क्लॉज को लेकर के जो टाटा का डिसेंटमेंट है वो सिंपली इसलिए कि टाटा इज़ डेवलपिंग अ इंटीग्रेटेड मार्केट एप्लीकेशन, जहाँ पर टाटा के सारे बिजनेस एक एप्लीकेशन के थ्रू, सारे सेलिंग पेमेंट सब एक बिजनेस के थ्रू इंटीग्रेटेड एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई टाटा इज़ हाईली dissented on the particular clause that e-marketplace provider cannot sell their products, their subsidiaries product on their own marketplace। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमने कई बार न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किए हैं, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। आज की न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कंसर्न रेज किया है आफ्टर नीति आयोग। तो हो सकता है गवर्नमेंट पे कुछ प्रेशर पड़े और जो ड्राफ्ट नॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के उसको लेकर के कुछ चेंजेस आए, जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6, रिटेल डिपॉजिटर्स ऑन नेगेटिव रिटर्न्स SBI। As per the State Bank of India, retail depositors are earning negative returns on their bank deposit and hence there is a need for reviewing the taxes on interest earned as per the SEBI. SEBI is the largest lender of the country. तो SBI का ये कहना है, SBI इज़ द लार्जेस्ट लेंडर ऑफ द कंट्री। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जो रिटेल डिपॉजिटर्स हैं, छोटे छोटे डिपॉजिटर्स हैं, बेसिकली जिनके सेविंग अकाउंट्स हैं, छोटी छोटी FDs कराते हैं,
ऐसे जो डिपॉजिटर्स हैं वो बैंक में डिपॉजिट से निगेटिव रिटर्न अर्न कर रहे हैं, दे आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट, दे आर नॉट अर्निंग एनी रिटर्न फ्रॉम देयर स्मॉल सेविंग्स, फ्रॉम देयर स्मॉल एफडी और आरडीज। क्यों? उसका रीज़न जो है वो टैक्स ऑन इंटरेस्ट अर्न, जो इंटरेस्ट पे जितना टैक्स लग रहा है उस टैक्स को देखते हुए जो स्मॉल डिपॉजिटर्स, रिटेल डिपॉजिटर्स हैं, उनकी अर्निंग नेगेटिव हो रही है। इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि देयर इज़ अ नीड टू रिव्यू द टैक्सेशन, इफ़ नॉट फॉर ऑल डिपॉजिटर। अगर आप सबके लिए नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई आप बैंक के पास रहती है इन द फॉर्म ऑफ एफडी, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके टैक्सेशन में आप थोड़ा सा चेंज करिए, टैक्सेशन को रिव्यू करिए, हु डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट फॉर देयर डेली नीड्स। ऐसे सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके जो ग्रेचुटी कॉम्पनसेशन जो मिले हैं बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं, और जिनकी डे टू डे की जो नीड्स हैं वो उनके इंटरेस्ट से ही पूरी होती है, तो एटलीस्ट उन सीनियर सिटीजन के लिए टैक्सेशन रिव्यू इज़ रिक्वायर्ड सो दैट दे विल अर्न एटलीस्ट समथिंग फ्रॉम देयर रिटेल डिपॉजिट्स। और अगर क्वांटम की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो सीनियर सिटीजन का ओवरऑल जो रिटेल डिपॉजिट्स हैं इन द सिस्टम, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 102 ट्रिलियन, तो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। और अगर इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो रिटेल डिपॉजिटर्स हैं, वो अगर निगेटिव रिटर्न अर्न करेंगे या उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा अपने डिपॉजिट से, अपनी एफडी, अपनी आरडी, अपने सेविंग अकाउंट से, सो डेफिनेटली दे विल search for any other better option, maybe any risky option in order to get the better return। तो ये दोनों के लिए ही प्रॉब्लम की सिचुएशन होगी, बैंक्स के लिए भी प्रॉब्लम की सिचुएशन होगी। क्यों? क्योंकि अगर बैंक्स में डिपॉजिट नहीं आएगा तो डेफिनेटली बैंक्स कैन नॉट डू लेंडिंग एक्सरसाइजेस, लेंडिंग एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाएंगे। बैंक के पास अपना कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं होता। जो भी बैंक्स लेंडिंग करते हैं, जो लोन देते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द स्मॉल डिपॉजिटर, रिटेल डिपॉजिटर्स का जो पैसा होता है उसको वो लेंडिंग में लगाते हैं। और कंज्यूमर्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या लॉस होगा? क्योंकि अगर वो दूसरे एवेन्यूज़ को सर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट के, दूसरे सोर्सेज को, दूसरे मीडियम को सर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट मीडियम में भी रिस्की, तो हो सकता है वो रिस्क एक्सपोजर उनका ज़्यादा इंक्रीज़ हो, और ये भी हो सकता है कि वो कहीं कहीं फ्रॉड या करप्शन से भी अफेक्ट हों। तो पूरी लाइफ एक सीनियर सिटीजन अर्न करके अपनी पूरी अर्निंग अगर बैंक्स में ना इन्वेस्ट करके किसी रिस्की वेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ही और शी इज़ टेकिंग अनदर रिस्क इन ऑर्डर टू survive, in order to sustain its day-to-day needs. That is why it is a लॉस सिचुएशन फॉर बोथ द स्टेक होल्डर। और इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट से कि जो टैक्सेशन है उसको रिव्यू किया जाए। एट प्रेजेंट बैंक डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग इंटरेस्ट इनकम ऑफ ओवर 40,000 फॉर ऑल द डिपॉजिटर्स, while the senior citizens the taxes set in if the income exceed 50,000 per year। तो जो एक कॉमन सिटीजन है उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है अगर 40,000 से ऊपर है पर ईयर, तो उस पर जो लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, वो इंटरेस्ट पर इनकम डिडक्ट करेंगे, टैक्स डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट इनकम पर। और वही लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 पर ईयर है। यानी अगर सीनियर सिटीजन है और उनकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 पर ईयर से ऊपर जा रही है, तो लेंडर्स जो हैं, बैंक्स जो हैं, वो इंटरेस्ट पर TDS काटेंगे। एट द पॉलिसी फोकस हैज शिफ्टेड टू ग्रोथ, द इंटरेस्ट रेट आर गोइंग डाउन इन द सिस्टम विच पिंचेस आर डिपॉजिटर्स और डिपॉजिटर। और पैंडेमिक के पीरियड में हम सभी को पता है, अगर आपने थोड़ा सा अवेयर है आप मार्केट से, तो आपको पता होगा कि बैंक्स ने अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं डिपॉजिटर्स के लिए, चाहे वो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट देती है बैंक, चाहे वो FD या RDs पर दे रही हो, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स और रिकरिंग डिपॉजिट रिसीट्स पर जो इंटरेस्ट देती थी वो इंटरेस्ट फॉल कर गया है। अगर आप थोड़ा सा अभी अगर आप अवेयर, तो आपको पता होगा कि प्री पैंडेमिक में इट इज़ वॉज 6 to 7% सीनियर और कॉमन सिटीजन्स को निकाल करके, और जो कि अब 4% तक आ गया है FD और RD पर जो इंटरेस्ट रेट है। तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है और जो भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स भी दे रहे हैं सीनियर सिटीजन्स और कॉमन सिटीजन्स, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग हेल्थ इन फ्यूचर। क्योंकि फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, रिटेल डिपॉजिटर्स हैं, दे विल नॉट डिपॉजिट इन बैंक। वो क्यों करेंगे अगर उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है?
and because of this negative rate of returns is going to affect the senior citizen as well as the common public. but RBI का इस पर अपना अलग टेक है. RBI का कहना है कि इट इज़ क्लियर कि जो रियल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है बैंक डिपॉजिट पर वो नेगेटिव है, बट दैट इज़ फॉर साइजेबल पीरियड ऑफ टाइम. ये परमानेंट के लिए नहीं है. प्री पैंडेमिक अगर आप टाइम देखें तो रिटर्न पॉजिटिव्स आते थे डिपॉजिटर्स के लिए. ये थोड़े टाइम के लिए है. क्यों? क्योंकि अभी जो है RBI को वो प्राइमरी जो RBI का गोल है वो ग्रोथ को सपोर्ट करना है, और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट तो कम होना ही पड़ेगा या इंटरेस्ट रेट को कम रखना ही पड़ेगा. तो अगर कहीं हम फ़ायदा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा. इकोनॉमी इज़ जस्ट लाइक अ इलास्टिसिटी. अगर आप एक साइड खींचते हैं तो दूसरा साइड उससे अफेक्ट होता है. तो RBI का टेक ये है कि इट इज़ फॉर अ साइजेबल पीरियड ऑफ टाइम. Once economy will move in a right direction or in a fast pace, development will start, things will be settled, और फिर से जो डिपॉजिटर्स हैं रिटेल डिपॉजिटर्स दे विल स्टार्ट अर्निंग द पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. क्योंकि जैसे ही इकोनॉमी बूम करेगी, रिकवरी करेगी और एक फास्ट पेस में मूव करेगी, इंटरेस्ट रेट जो है वो वापस से हाई होंगे, और फिर जो डिपॉजिटर्स हैं दे कैन अर्न देयर पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न्स. ये RBI का इस पर स्टेटमेंट है. तो फिलहाल के लिए SBI का यही मूव था कि टैक्सेशन को रिव्यू किया जाए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट SBI इज़ नॉट रेडी ऑन इट, और RBI इज़ नॉट रेडी ऑन इट. क्योंकि RBI के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी इंश्योर करना प्राइमरी गोल है, क्योंकि RBI को ग्रोथ सपोर्ट करना है. ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए लिक्विडिटी होना चाहिए. ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में होगी तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट जो होगा वो फॉल ही करेगा, और थोड़े टाइम के लिए हम ये जो नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न है डिपॉजिटर्स दे कैन बेयर एज पर द RBI. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. इंडिया कॉल्स UK ट्रेवल पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी. तो यूनाइटेड किंगडम की जो ट्रैवल को लेकर के पॉलिसी आई है, जहां पर यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो कोविशील्ड फुली वैक्सीनेटेड इंडियंस हैं उनको UK के लैंड में अनवैक्सीनेटेड ट्रीट किया जाएगा. क्यों? क्योंकि UK is not considering कोविशील्ड एज अ इफेक्टिव वैक्सीन. तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी है. इंडिया ने UK गवर्नमेंट को कॉल किया और कहा है कि दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, ट्रैवल पॉलिसी इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड UK शुड इमीडिएटली रिवोक दिस पॉलिसी, अदरवाइज इंडिया विल टेक द रेसिप्रोकल एक्शन. गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोविशील्ड इज़ अ लाइसेंस प्रोडक्ट ऑफ UK कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. आपकी ही कंपनी हमारे यहाँ बना रही है, and we supply to 5 million doses of Covishield to UK on its request. Therefore, non-recognition of the Covishield is a discriminatory policy, and the impact those citizens traveling to India to UK. And that is why India requested, or India raised the concern and said to the UK that if you do not revoke this discriminatory policy against India, we will go for reciprocal action. Your citizen may face a similar restriction on Indian land. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. अदानी बेट्स $20 billion on green energy, takes on Reliance. So Adani Enterprises will invest approximately $20 billion, that is 1.48 trillion rupees. For what? For energy supply chain including power generation, manufacturing, transmission and distribution for upcoming 10 years. और अदानी के अगर हम इन्वेस्टमेंट को कुछ लास्ट ईयर से देखें तो दे आर वेरी मच फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबल एनर्जी, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है, पीरियड है, वो सस्टेनेबल एनर्जी के लिए बूम का पीरियड है. ग्रोथ जो है वो 100% होने वाली है उसमें. दैट इज़ वाई कंपनीज आर बीइंग प्रोएक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट, एंड दैट इज़ वाई कंपनीज लाइक अदानी इंटरप्राइजेज आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इनटू energy supply chain, power generation, manufacturing, transmission and distribution. And the announcement on investment size comes after Reliance Industry in June launched its foray into green energy for worth rupees 75,000 crore investment in upcoming 3 years. तो रिलायंस ने जो अभी रिसेंटली जून में अनाउंसमेंट किया था कि वो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आगे आने वाले 3 सालों तक, उसी को टेक करते हुए अदानी इंटरप्राइजेस ने भी अनाउंसमेंट करी है. दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $20 billion, दैट इज 1.48 trillion, अवे अहेड देन रिलायंस ऑन ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी. और जो फ्यूचर प्लान है अदानी के वो दैट इज़ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, नेट ज़ीरो पोर्ट,
डेटा सेंटर पावर्ड बाई रिन्यूएबल एनर्जी। आप सभी को पता होगा कि जो डेटा सेंटर्स हैं, सर्वर्स हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ हीट, लॉट्स ऑफ gases that are impacting the globe, that are impacting the environment, that are impacting the ecology in negative way. Global warming बढ़ रही है इसकी वजह से। तो अब companies are actually relying on those data centers which are powered by the renewable energy so that the environmental impact or the ecological impact can be reduced up to zero. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नो फ्रेश इक्विटी टू बी इन्फ्यूज्ड वोडा। तो जिस तरह से गवर्नमेंट का जो रिलीफ पैकेज आया उसको देखते हुए कई सारी जगहों से ये र्यूमर्स आ रहे थे कि वोडाफोन पीएलसी और वोडाफोन कंपनी में इशू फ्रेश इक्विटी, बट वोडाफोन की पेरेंट कंपनी ने इस बात को क्लियर कर दिया दैट दे आर नॉट गोइंग टू इशू और मेक एनी फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन इनटू इट्स इंडियन टेलीकॉम बिजनेस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अगर आपको याद हो तो हमने कई बार इस न्यूज़ को डिस्कस भी किया है कि वोडाफोन पीएलसी ने अपने जितने भी उसके इंडिया के एसेट्स थे उनका वैल्यूएशन ज़ीरो कर दिया था। वोडाफोन पीएलसी का ये कहना था कि इंडिया में जितने भी एसेट्स हैं उनके वैल्यूएशन जीरो मान रहे हैं और आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में वोडाफोन पीएलसी इज़ नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट एनी मोर इनटू इट्स इंडियन टेलीकॉम बिजनेस दैट इज वोडाफोन आइडिया। और रिलीफ पैकेज के बाद ऐसा अनाउंसमेंट या ऐसा र्यूमर्स आ रहे थे कि शायद वोडाफोन पीएलसी जो है वो फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूज़ करे इनटू वोडा आइडिया लिमिटेड इन ऑर्डर टू रिवाइव द इंडियन टेलीकॉम बिजनेस। बट फिलहाल के लिए यूके हेडक्वार्टर टेलीकॉम सेड दैट we are not in the position to infuse any liquidity and we are not going to infuse any liquidity into Vodafone Group or into our Indian telecom business. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। खरीफ फूड ग्रेन्स आउटपुट लाइकली टू टच रिकॉर्ड दैट इज 150.5 MT दिस ईयर। तो इंडिया का जो खरीफ जो फसल होती है, हमें पता है रवि जायद खरीफ 3 फसल होती है, तो खरीफ का जो प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है दैट इज लाइकली टू टच अ रिकॉर्ड टच करने जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 150.50 मिलियन टन का खरीफ प्रोडक्शन होगा, खरीफ फसल का प्रोडक्शन होगा फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। बट व्हाट शुड बी ऑफ ग्रेटर कंसर्न इज दैट द आउटपुट ऑफ ऑयल सीड इज प्रोजेक्टेड टू बी 23.39 मिलियन टन्स, दैट इज 2.66% लेस देन द लास्ट ईयर। तो ऑयल का जो प्रोडक्शन है, ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल के कंपैरिजन में फॉल किया है। लेकिन अगर ओवरऑल खरीफ फूड ग्रेन को देखें तो इंडिया इस बार रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन रिपोर्ट करने वाला है। पल्सेस के केस में 8.75% का इंक्रीज देखा गया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तुअर के केस में 3.5, राइस ने तो 2.5% का ग्रोथ जो है वो रजिस्टर किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। जबकि जो एंटिसिपेशन था वो ये था कि इस बार जिस तरह से मानसून ने अनप्रडिक्टेबिलिटी दिखाई है कुछ रीजन्स में, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा फसल खराब हुई थी, बट स्टिल राइस इज शोइंग द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉटन में सोयाबीन, कॉटन में भी थोड़ा सा इंक्रीज है 2.37% का। ऑल्दो मेज, सोयाबीन, ऑयल सीड, ग्राउंड नट्स और जो कोर सीरियल्स हैं इन सब के प्रोडक्शन में निगेटिविटी देखने को मिली। इट मीन्स पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल सोयाबीन, ऑयल सीड, ग्राउंड नट्स और कोर सीरियल्स के प्रोडक्शन में गिरावट आई है। And why we are discussing all these food grains output? Because India is one of the agriculture based economy और एग्रीकल्चर का इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर पैंडेमिक में एग्रीकल्चर वॉज द ओनली सेक्टर दैट वॉज शोइंग द पॉजिटिव ग्रोथ एक्सेप्ट इन फ्यू फूड ग्रेन सिचुएशंस और फ्यू फूड ग्रेन प्रोडक्शंस। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लास्ट ईयर दोनों ही निगेटिव ग्रोथ ट्रेंड में थे। केवल जो एग्रीकल्चर था उसने 4% की रेट से ग्रोथ रजिस्टर करी थी। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि इंडिया किस सीजन में कितना प्रोडक्शन कर रहा है। इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द रॉ मटेरियल कॉस्ट एज वेल एज इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन inflation as well. So that's all for today, students. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Please like, share and subscribe. Thank you.